Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about the polyhydramnios. ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप्स, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। सो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें अगर समझ आए लेक्चर तो। पॉली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, हाइड्रोमनियाज का मतलब वाटर। सो पॉलीहाइड्रो मतलब ज़्यादा। जब एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोज मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, तो जब ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज, और कम होगा तो क्या बोलेंगे? ओलिगोहाइड्रोमनियाज। लेट्स गो टू द डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन कि पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है? जब 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है तो पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? लेडी का जो पेट होगा वो बहुत ज़्यादा दिखेगा हमें। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर एक ही फीटस हो, एक ही फीटस होगा, बट इतना इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, समझ रहे हो आप? 2 लीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो हमें दिखाई देगा। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके? फीटल एनामलीज हो सकती है एक तो। ठीक है, फीटस को कोई एनामलीज है, प्लेसेंटा है के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, मैटरनल फैक्टर कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इडियोपैथिक मतलब रीज़न नहीं पता बट ऐसा हो गया है। फीटस के अंदर क्या क्या एनॉमलीज होंगी तो हमें पॉलीहाइड्रोमनियाज देखने को मिलेगा। देखो, अगर फीटस को एनसेफिले है, ठीक है, एनसेफिले होगा फीटस को तो देखने को मिलेगा हमें। नाउ एनसेफिले होगा तो फाउंड एसोसिएटेड विद एनसेफिले इन 50% ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द कॉजेज क्या है इसका? कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ लाइकर एमनाई मे बी ड्यू टू ट्रांसडक्शन फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ मेनिंजेस। ठीक है, क्योंकि एनसेफिले क्या होता है? जो मेनिंजेस होती हैं वो कवर नहीं होती, एक्सपोज होती हैं। एंड एब्सेंस ऑफ द फीटल स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, फीटस जो है उसका स्वेलोइंग रिफ्लेक्स डेवलप ही नहीं हुआ है सही से। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स 34 वीक्स में अच्छे से डेवलप हो जाता है। बेबी जो है स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड को भी स्वेलो करता है। ठीक है, और इससे उसका सकिंग रिफ्लेक्स जो है कि अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो अगर वो भी डेवलप नहीं है तो क्या होगा? फीटस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं करेगा और वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। पॉसिबल सप्रेशन ऑफ द फीटस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, हो सकता है फीटस के अंदर जो ADH है उसका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, फीटस एक्सेसिव यूरिन पास कर रहा है, तो यूरिन भी कहाँ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही तो आएगा। तो वो सारी चीज़ों की वजह से फीटस क्या कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने में। अगर ओपन स्पाइना बाइफिडा है तो उसकी वजह से भी ट्रांजेक्शन होगा, मेनिंजेस क्योंकि ओपन है। इसोफेजियल और ड्यूडेनल अट्रेजिया है तो क्या होगा? स्वेलोविंग रिफ्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से होता है। 15% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं हमें। अट्रेजिया क्या होता है? अट्रेजिया मतलब कि जो इसोफेगस है वो बहुत थिन है, मतलब कि इसमें स्पेस बहुत कम है। ठीक है, नैरो है। फेशियल क्लेफ्ट या फिर नेक मासेस, क्योंकि वही स्वेलो नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है। समझ आ रहा है आपको? देखो, एनसेफिले ये होता है इस तरीके से, ब्रेन जो है ना डेवलप नहीं है सही से, और ऊपर से कवर भी नहीं है, जो मेनिंजेस है वो कवर नहीं होती सही से। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जीते नहीं हैं। ये होने के बाद कुछ टाइम के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। इज एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, स्कल एंड स्कैल्प दैट अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रेन है वो सही से बना नहीं है, स्कल नहीं बना है, स्कैल्प भी नहीं बना है। और ये एक सिफेलिक डिसऑर्डर है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कॉज करता है, उसकी वजह से होता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? जो न्यूरल ट्यूब होती है वो क्लोज नहीं हो पाती, मेनिंजेस ओपन रहती हैं। तो 20 बिटवीन 23rd से 26th डे फॉलोइंग कंसेप्शन के बाद ऐसा अगर हुआ है तो एनसेफिले हुआ है तो भी देखने को मिलेगा कि क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमनियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेसेंटा के अंदर क्या कॉजेस हो सकते हैं? प्लेसेंटा किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, अगर ट्यूमर है प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी इस 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके लिए। ठीक है, अब हाइड्रोमनियस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है। नेक्स्ट है मैटरनल कॉजेस। मैटरनल कॉजेस के अंदर अगर उसको डायबिटीज़ है मदर को तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है इसके लिए, और 30% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है हमें।
लाइक अब देखो कैसे मदर का ब्लड शुगर ज़्यादा है तो फीटस का भी ब्लड शुगर ज़्यादा होगा, फीटल डायूरेसिस होगा और उसकी वजह से हाइड्रोएमनियोस होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों, आखिर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है, सॉरी शुगर का, तो शुगर अगर ज़्यादा है तो मदर का ज़्यादा है तो बेबी का भी ज़्यादा होगा, फीटल को डायूरेसिस होगा और हाइड्रोएमनियोस होगा। देन कार्डियक और रीनल डिजीज़ अगर, ठीक है, तो उसकी वजह से एडिमा हो सकता है और क्या हो सकता है कि हमें पॉलीहाइड्रोमनियस देखने को मिलेगा। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट रेयर होता है, क्रोनिक ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे, सोचो सिम्टम्स क्या होंगे अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है। एक तो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगा, जो लेडी का एब्डोमिनल एरिया है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट किसको क्या हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब वो एकदम से सिटिंग पोजीशन में होगा और तभी भी उसको डिस्निया होगा, मतलब इजी से ब्रीथ नहीं ले पाएगा। पाल्पेशन होगा, पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे हार्ट बीट सुनाई देना। एडिमा हो सकता है लेग्स में, वेरिकोसाइटिस हो सकता है लेग्स में और वल्वा एरिया में, और हेमरोइड्स भी हो सकते हैं। हेमरोइड क्यों हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। वेरिकोसाइटिस क्यों हो रहा है, प्रेशर की वजह से, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है। साइंस में क्या होगा, पेशेंट को क्या हो सकता है कि मे बी डिस्पेनिक स्टेट, मे बी इन डिस्पेनिक स्टेट, और उसको प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, एडिमा, हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइंस में देखने को मिलेंगी। अब जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल एरिया एक तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज देखने को मिलेगा, ग्लोब्यूलर होगा वो, फुलनेस ऑफ द फ्लैंक्स, स्किन जो होगी वो टेंस होगी, शाइनी होगी और लार्ज स्ट्रे प्रेजेंट होंगे। स्ट्रे क्या होते हैं दिखाती हूँ मैं आपको। स्ट्रे, जब ऐसे लाइंस देखे आपने पेट के ऊपर, किसी भी जब मदर आती है एग्जामिनेशन में तो ऐसे लाइंस प्रेजेंट होते हैं ना, पिंक पिंक से कलर के, वाइट वाइट से कलर के, ऐसे स्ट्रेच, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स जिसे बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रे। सो स्ट्रे प्रेजेंट होगा स्किन के ऊपर, स्किन बहुत शाइनी से दिखेगी। देन इसके बाद पाल्पेशन जब आप करोगे तो जल्दी से जो फीटस के पार्ट्स हैं वो फील नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो फीटस के पार्ट फील होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, देन ऑस्कल्टेशन करेंगे तो हार्ट बीट जो भी है एफएसएच है वो भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा जल्दी, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, ब्लड ग्रुपिंग करा के रखना पड़ेगा हमें अपने पास। देन शुगर लेवल को चेक करेंगे, क्यों क्यों कर रहे हैं शुगर लेवल को चेक, अभी जो चार्ट बताया था उसको याद करो, नहीं तो बैक में जाके देखो। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन को तीन, मैटरनल और फीटल, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको देखते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकता है कि अगर तो फ्लूइड ज़्यादा है तो बेबी बहुत ज़्यादा फ्लोट करेगा, है ना। अगर यहाँ ये एब्डोमिनल एरिया है, ये आपका एमनियोटिक सैक है, इसके अंदर ये फीटस है और ये सारा फ्लूइड है, तो बेबी को बहुत ज़्यादा जगह मिल गई तो ये बहुत ज़्यादा फ्लोट करेगा, इसका हेड एंगेज नहीं होगा जल्दी। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लूइड से भर गई है, और लाइक अगर बलून है उसके अंदर बहुत सारा पानी भर दो तो एक टाइम के बाद वो फट जाएगा, तो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। प्रीटर्म लेबर हो जाएगा उसकी वजह से, अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जल्दी हो गया तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है। हैमरेज भी हो सकता है, अगर थोड़ी सी भी चोट लगी तो मे बी रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन का और हैमरेज होने के चांसेस हैं। अब ये तो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग लेबर क्या करेंगे मैनेजमेंट, सो अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। ठीक है, कोड प्रोलैप्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो अर्ली रप्चर हो सकता है, कोड भी बाहर आ सकती है प्रेशर के साथ। जब एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर होगा प्रेशर के साथ पानी बाहर आएगा, क्योंकि बहुत सारा था, जब ये सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा तो कोड यहाँ पे यू भी प्रेशर के साथ बाहर आ सकती है, तो कोड प्रोलैप्स हो सकता है। यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है। इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी, है ना, अगर माल प्रेजेंटेशन हो गई है उसकी वजह से तो ऑपरेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेबी ट्रांसवर्स है तब तो हमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा। प्लेसेंटा रिटेन्ड, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, शॉक में भी जा सकती है लेडी। ठीक है, और परप्यूरियम पीरियड में क्या मैनेज करेंगे हम कि सब इनोव्यूलेशन, इंक्रीज परप्यूरियल मोर्बिडिटी ड्यू टू क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, सब इनोव्यूलेशन हो सकता है, मतलब कि जो यूट्रस था या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट था जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में था, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे पॉलीहाइड्रोमनियाज हो गया,
तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हुआ है, वस्कुलरिटी बढ़ गई है, सब कुछ ज़्यादा हो गया है ना, स्पेस ज़्यादा, तो उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जाने में टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। देन इन्फेक्शन हो सकता है, और क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड लॉस हुआ है तो इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि एनीमिया हो सकता है। सो ये मैनेजमेंट हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग लेबर क्या कर रहे हैं, और ड्यूरिंग परप्यूरियम सॉरी कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, लेबर्स में क्या हो रहा है, और परप्यूरियम में क्या हो रहा है। अब फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो एक तो पेरिनेटल मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, ठीक है, डेथ हो सकता है उसका, प्रीमेच्योरिटी कंजेनिटल एनामलीज होने के चांसेस है ना, क्योंकि कॉजेस में भी था ये सेम। तो ये ऑपरेटिव डिलीवरी हो सकती है, तो उसको हैमरेज भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हैमरेज भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियोज है, माइल्ड है, तो कोई ट्रीटमेंट हम ऐसा अक्वायर नहीं है, मे बी वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बेड रेस्ट कर देंगे उसको, तो बेड रेस्ट के बाद हो सकता है वो ठीक हो जाए। अगर सीवियर है तब क्या करेंगे कि मोर्टेलिटी अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो रहा है, सीवियर है, तब हम क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे और उसको हाई रिस्क पेशेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे और हाई रिस्क की तरह उसको ट्रीटमेंट देना है। ऐसा क्यों करना है, ताकि उसके सिम्टम को रिलीव कर सके, हम कॉज को फाइंड आउट कर सके कि क्यों आखिर इसका एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, कोई रीज़न तो नहीं है, फीटस को कोई अनामली तो नहीं है, प्लेसेंटा के अंदर ट्यूमर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कॉम्प्लिकेशन को कैसे डील करना है वो देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देन इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पॉलीहाइड्रोमिनिया अगर पेशेंट आता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो अगर पॉलीहाइड्रोमिनियाज का है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज करेंगे, पहले तो सीवियर में है तो हॉस्पिटलाइजेशन कर लिया, सारे टेस्ट कराएंगे, ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, आपको पता है क्यों करा रहे हैं हम, सीरोलॉजी मतलब जो भी वीडीआरएल टेस्ट होते हैं, वायरल टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट कराएंगे, यूएसजी वगैरह सब कुछ ये टेस्ट करा लिए। अब टेस्ट कराने के बाद अगर हमें पता चलता है कि फीटस को कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, अगर फीटस को कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है, और फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट को मदर रिस्पॉन्स कर रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को उसको बोलेंगे कंटिन्यू करो, और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर जो उसको मैनेज करेंगे, और डिलीवरी एट टर्म हम उसको डिलीवरी करा देंगे। अगर मदर को डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, मदर दिक्कत में आ रही है, मदर को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्लूइड की वजह से, ज़्यादा हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, परसिस्टेंट है, हुआ जा रहा है, तो अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक में है तो हम एमनियो रिडक्शन करेंगे, ठीक है। एमनियो रिडक्शन क्या होता है, एमनियोटिक जो सैक होता है उसमें हम एक निडल इंसर्ट करेंगे आउटसाइड बाहर से, और वहाँ से फ्लूइड को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, ताकि उसका डिस्ट्रेस कम हो जाए। नेक्स्ट, अगर प्रेगनेंसी 38 वीक से ज़्यादा है तो एमनियो रिडक्शन करेंगे और ऑक्सीटोक्सिन ड्रिप स्टार्ट करके हम ARM मतलब एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और डिलीवरी को कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगर फीटल को कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है तो। बट अगर फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी है, फीटस को एबनॉर्मलिटी होगी कोई, तो हम पेरेंट्स को बताएंगे कि भाई फीटस को ये दिक्कत है और आपको जो है कि हम बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, तो हम उसको MU रेफ़र कर देंगे, मैटरनल फीटल मेडिकल यूनिट में रेफ़र कर देंगे। अगर डिलीवरी ही ऑप्शन है हमारे पास एक, और प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन ऑप्शन है कि या तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो या फिर डिलीवरी कंडक्ट करानी है, तो यही अगर हमारे पास ऑप्शन है, बताने के बाद पहले काउंसिल करना है, बताना है, और बताने के बाद अगर ये ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि ARM करेंगे, एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और डिलीवरी को कंडक्ट कराएंगे। और डिलीवरी कंडक्ट कराने के बाद हमें क्या देखना है, PPH ना हो, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो ये था मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है कि जब भी हॉस्पिटलाइज़ किया पेशेंट को, हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद सारे टेस्ट कराने हैं, सारे टेस्ट कराने के बाद क्या कराना है, सारे टेस्ट कराने के बाद अगर देखना है कि फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, तो अगर फीटस को कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है, फीटस एनॉर्मली नहीं है, तो क्या करेंगे कि मदर को हम ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट
ठीक है। अगर ट्रीटमेंट से मदर ठीक हो जाती है तो हम प्रेगनेंसी को बोलेंगे आप कंटिन्यू करो, और जब टर्म पूरा हो जाएगा तब डिलीवरी कराएंगे। अगर वो ट्रीटमेंट, अगर मदर जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, और अगर मदर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, अगर मदर को डिस्ट्रेस हो रहा है और जो प्रेगनेंसी है वो अभी 37 वीक से भी कम है, लेस देन 37 वीक है, तो हम क्या करेंगे, एमनियो रिडक्शन करेंगे। एमनियो रिडक्शन, अब एमनियो रिडक्शन क्या होता है, लाइक ये स्टमक एरिया है और यहाँ से हम एक निडल को इंसर्ट करते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे एमनियोटिक सैक में जाएगी मदर के, और यहाँ से हम एस्पिरेट कर लेंगे, तो सिरिंज के अंदर हमारा क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड आ जाएगा, एस्पिरेट कर लेंगे और उसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराएंगे और एट टर्म पे डिलीवरी कराएंगे, ठीक है। बट अगर जैसे कि टर्म पूरा हो गया है, ठीक है, अगर मदर डिस्ट्रेस में है और टर्म पे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी 38 वीक पे है और अब उसका इतना डिस्ट्रेस है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, एमनियो रिडक्शन करेंगे। एमनियो रिडक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। एमनियो रिडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, हम ड्रिप, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और उसके बाद हम डिलीवरी को कंडक्ट करा लेंगे। डिलीवरी कराने के बाद उसको पीपीएच ना हो, इसके लिए भी हमें साथ के साथ देखना है, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट। ये तो था कि जब फीटस को कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है तब। अब जब फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, अगर फीटस को एनामली प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, पेरेंट को बताएंगे और केस को हम रेफ़र कर देंगे बड़े हॉस्पिटल, किसी ऐसी जगह जहाँ पे दोनों की केयर हो सके। केस को रेफ़र कर दिया और रेफ़र कर दिया, अब प्रेगनेंसी को क्या करना है, डिलीवर कराना है। डिलीवर कराएंगे तो क्या कराएंगे, सर्विक्स को राइप करेंगे, ठीक है, मतलब ऑक्सीटोसिन देके या कैसे भी करके सर्विक्स को डायलेट करेंगे, डायलेशन ऑफ सर्विक्स करेंगे। डायलेशन ऑफ सर्विक्स होने के बाद डिलीवरी कंडक्ट करानी है। डिलीवरी कंडक्ट कराने के बाद हमें उसको पीपीएच ना हो इसके लिए गार्ड भी करना है। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनियस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीहाइड्रोमिनियस। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।